नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। आज समस्तीपुर और अररिया जाएंगे अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। शुक्रवार उन्होंने सारण और चंपारण के नेताओं के साथ बेतिया में बैठक की। इसके बाद पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक की। आज मिथिला, कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश के 70 से विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। वह समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका भाजपा कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में इन इलाकों से आने वाले मंत्री, विधायक, सांसद और वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री पहले समस्तीपुर के सरायगंज में बैठक करेंगे। इसके बाद अररिया के फॉरबिसगंज जाएंगे। यहां करीब 5000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज बीजेपी के चाणक्य पहुंच रहे हैं बिहार, और ऐसे में क्या रणनीति उनकी तरफ से अपनाई जाएगी, क्या अपडेट? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर है। और रहा बात आज की बात, तो वो आज समस्तीपुर के सरायगंज स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग में समस्तीपुर के अलावा लगभग 8 जिलों के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। लगभग जो कल की जो मीटिंग की उनकी ये थी, उसमें भी जो है नेताओं को जो है जीत का मंत्र दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रिपल एम पर फोकस किया जाए। ट्रिपल एम माने महिला, मोदी और मंदिर का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर महिलाओं से मुलाकात कर और एनडीए कार्यों की जानकारी दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों को 225 सीट जीत हासिल करनी है। तो ऐसे में प्रत्येक सीट पर कम से कम 225 बार जनसंपर्क किया जाए, और जनसंपर्क करके जो है ये जीत हो सकती है। इसी दौरान जो आज जो बैठक होने वाली है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में की जाएगी। और इस बैठक में जो है जितने भी प्रमुख नेता हैं बीजेपी के, वो भी शामिल होंगे। और इसमें जो है सबसे ये है कि जो 2025 के चुनाव में जो 225 का जो लक्ष्य रखा गया है, और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, तो इसको लेकर जो है लगातार वो ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो है फिर अररिया के भी 10 जिला है, उसके भी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो ये साफ साफ देखा जा रहा है कि जो एनडीए का जो फोकस है वो 225 सीट पर है, और कोशिश यही है कि 225 सीट इस पर जीत के हासिल करें। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से रणनीति बनाते हैं चुनाव से पहले, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय। दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा। धान क्रय नीति की घोषणा। 2369 प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा धान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे। इस बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति की घोषणा की गई। पिछले साल कॉमन धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रेड ए धान के लिए पिछले वर्ष 2330 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इस वर्ष 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस बार कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनकी संख्या बढ़ाकर 700 अतिरिक्त केंद्र जोड़े जाएंगे।
अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रस्तावों पर मोहर लगी है और किस तरीके से विकास की दिशा में ये मील के पत्थर साबित होंगे प्रस्ताव? बिल्कुल, देखिए कल कुल यूपी गवर्नमेंट की जो बैठक हुई है शाम में, कुल 22 प्रस्ताव उन्नति इसमें मंजूर किए गए हैं। कृषि से जुड़े प्रस्ताव हैं, औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रस्ताव हैं। जो एक बड़ा फैसला या अहम फैसला आप कह सकती हैं सरकार ने लिया है, वो उज्ज्वला योजना को लेकर लिया है। 1,86,00,000 परिवारों को होली दीपावली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात सरकार ने कही है। ये एक बड़ा फैसला रहा है इस बैठक में। साथ ही साथ जो धान उसके खरीदने का जो लक्ष्य था वो 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया है इस बार। पिछली बार के मुकाबले इसको बढ़ाया गया है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, किसानों तक जो सरकार का लाभ है वो पहुंचे, इसको इसमें देखा गया है। मक्का खरीद हो, बाजरा खरीद हो या ज्वार की खरीद हो, ये तमाम चीजें हैं जिनमें सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि औद्योगिक निवेश हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, SC/ST जो ओबीसी छात्र हैं, 4 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, छात्रवृत्ति का स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है अमूमन अब समय से बहुत पहले दी जाती है, दे दी गई है। ये मार्च अप्रैल के समय में ये दी जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने फैसला किया कि इस बार से ये सितंबर से इसको देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इसका लाभ मिलता है ये देखना होगा। और क्योंकि 22 प्रस्ताव करीब मंजूर हुए हैं और 3 नए विश्वविद्यालय भी बताया जा रहा है कि यूपी में खुलेंगे, तो ये भी देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, जैसा कि सरकार ने ये निर्णय लिया था, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सरकार ने तमाम कार्य योजनाएं तैयार की हैं, तमाम योजनाओं पर वो आगे बढ़ी है। बेसिक शिक्षा से लेकर चाहे स्कूलों का जो आपने देखा होगा जो मर्जर हुआ उसकी बात की हो या स्कूलों का स्वरूप बदलने की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, माध्यमिक शिक्षा की बात हो, तो तमाम तरह के प्रयोग सरकार ने किए, तमाम तरह की नई कोशिशें की हैं और ये स्कॉलरशिप भी इसी में शामिल है। सरकार का यह प्रयास है कि जो छात्र जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी SC/ST में आते हैं, जिनके पास संसाधन कम है, वो जो आगे बढ़े और सामान्य छात्रों के अपेक्षा ही वो अपना ग्रोथ करें। तो तमाम ये चीजें जिसको सरकार ने देखा है और इसी को लेकर ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपको तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दिल्ली से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां BMW हादसा मामले में फैसला सुरक्षित। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो दिल्ली BMW हादसा मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों ने मामले में अपना अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा था। गगनप्रीत के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे घटना वाले समय के लिए गाइडलाइन भी दी है, हमने उसका पालन किया है। उसको 2 मासूम बच्चे और उसका पति घायल है जो कि हॉस्पिटल में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या कुछ दलीलें इस दौरान दी गई हैं दोनों पक्षों की तरफ से? दरअसल जो गगनप्रीत है उन्होंने जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि चूंकि जो CCTV फुटेज है और जो जानकारी है चाहे वो टाइमलाइन हो या CCTV फुटेज हो जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ली थी वो ली जा चुकी है, अब उनको हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे में जमानत दी जाए। हालांकि उन्होंने अपना बचाव करते हुए जरूर कहा कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने समय का वेस्ट किया, लेकिन सवाल ये था कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, इस वजह से हम इनको वहाँ 20 किलोमीटर दूर लेके गए थे, उन्होंने अपनी दलील दी। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेसिफिक रूप से ये दलील दी गई कि चूंकि जब वो न्यू लाइफ के पास वो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को लेके गए, उससे बीच में कई ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़ते हैं जिसमें उनका इलाज कराया जा सकता था, जिससे उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रही थी।
क्योंकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से इसका ये कहना था कि गगनप्रीत जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए उस व्यक्ति की जान लेने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने उनका तुरंत इलाज कराने की बजाय 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेके गए। वहीं दिल्ली पुलिस की माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से सीसीटीवी फुटेज, बीएमडब्ल्यू की स्पीड और जो डिटेल्स थी वो कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम इस जमानत पर फैसले पर विचार करेंगे। तो आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज अपना फैसला सुनाएगी, तो इस पे तय होगा कि क्या गगनप्रीत को जमानत मिल पाती है या नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखेगा विवेक क्या होता है इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सिलतरा में स्टील प्लांट का ढांचा गिरा है। ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, रेस्क्यू जारी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के सिलतरा स्थित एक निजी स्टील प्लांट में निर्माणाधीन ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 मजदूर घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए देवेंद्र नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना धरसीवा पुलिस चौकी क्षेत्र की है। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सिलतरा में स्टील प्लांट का ढांचा गिरा है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। तो निजी स्टील प्लांट में निर्माणाधीन ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। तो देखिए, दुखद ये हादसा। वहीं 6 मजदूर घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए देवेंद्र नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना धरसीवा पुलिस चौकी क्षेत्र की है। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, रेस्क्यू जारी है, क्या अपडेट इस हादसे पर? देखिए, ये गोदावरी स्टील प्लांट जो है रायपुर राजधानी में स्थित है, धरसीवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहां पे ये हादसा हुआ है और जो उसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी उसके गिरने से हुई है और करीब 6 मजदूर वहां तत्काल मृत हो गए थे और बाकी घायल भी है। घायलों की संख्या हालांकि बताई 6 जा रही है, लेकिन वहां के अगर मजदूरों की बात करें तो उनका ये कहना है कि ज्यादा मजदूर उस मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जो घायल है उनके उपचार की व्यवस्था भी निजी अस्पताल में की गई है, वहां पे एडमिट कराया गया है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है इसमें कि किसी और भी घटना जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, उनको उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने भी इसमें संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि दुखद हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि गोदावरी स्टील प्लांट जो बड़ा प्लांट है यहाँ का, स्टील के क्षेत्र में काम करता है, उसमें यह हादसा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानकों का पालन पूर्ण रूप से, औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन वहां पे नहीं किया गया था। उन्नति जी बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और उसके बाद जो हुआ वो सभी देख रहे हैं कि 6 जिंदगियां चली गई हैं। और घायलों की क्या अपडेट है पीयूष? जो 4 और जो मजदूर हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि अभी उनको 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों के द्वारा रखा गया है और जो मेडिकल बुलेटिन है उसको जारी अभी नहीं किया गया है, इसलिए पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से अभी बताई जाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड से अब खबर सामने आ रही है, जहां छात्र संघ से जुड़ी हुई ये खबर, जहां
एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर। शाम को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे, क्योंकि आज चुनाव है छात्र संघ के। महाविद्यालयों में चुनाव के लिए छात्रों में भारी उत्साह है। तो साल भर के अंतराल के बाद प्रदेश भर के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे। शाम को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। शहर के 4 अशासकीय और 2 शासकीय महाविद्यालयों में चुनाव के लिए छात्रों में भारी उत्साह है। उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव इस साल दिलचस्प हो गया है। अध्यक्ष पद पर मुकाबला भले ही त्रिकोणीय हो गया हो, लेकिन इस पद के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच सीधी टक्कर होगी। तो देखिए, उत्तराखंड में आज छात्र संघ चुनाव, एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर है और छात्रों में भारी उत्साह है इस चुनाव को लेकर। और देखिए, जमकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है इस चुनाव के लिए और सुबह के साथ ही चुनाव शुरू हुए हैं, तो शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी छात्र संघ चुनाव और छात्रों में कितना उत्साह और कैसा चल रहा है चुनाव? उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव की तो छात्र संघ चुनाव हैं। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और क्योंकि आज ही रिजल्ट घोषित होना है एनएसयूआई ये एबीवीपी की, अब देखना ये है कि कौन जीतता है, किसकी बाजी पलटती है और कौन जीतता है। तो देखना ये है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार छात्रों ने मेहनत करी, अपने अपने चुनाव को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा था उनका लगातार की। कई जगहों पे तो लाठी डंडे भी चले, लेकिन अब देखना ये है कि किसकी लॉटरी लगती है, कौन कामयाब होता है इस चुनाव में। अभी तक तो एबीवीपी आगे भारी रहा, लेकिन अब देखते हैं इस बार कौन भारी पड़ता है, किस पे कौन भारी पड़ता है, देखने वाली बात यह है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी जीतता है उसका आगे का भविष्य जरूर तय होता है, क्योंकि एबीवीपी एनएसयूआई से ही जो है छात्र नेता निकलते हैं, प्रदेश के लिए नेता निकलते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्रदेश में इस समय नेता हैं वो एबीवीपी एनएसयूआई के हैं। अब देखना यह है कि कितना दम कौन लगाता है, कौन बाजी मारता है, वो तो 7 बजे ये बात पता लगेगा। लगभग 7 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो इसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो है उत्साह काफी देखने को मिल रहा है छात्रों में। जी बिल्कुल। और देखिए, ये किस तरीके से आज परिणाम सामने आते हैं और किसकी जीत होती है देखना होगा। तो देखिए, बड़ा चुनाव है और ऐसे में छात्रों की तरफ से क्या कुछ बड़े वादे किए गए हैं इस दौरान? छात्रों के तो सिर्फ छात्रों का अधिकतर यही रहता है कि कॉलेज में हर सुविधा हो, कॉलेज में जो है टीचरों की कमी ना हो, कॉलेज में अच्छी व्यवस्थाएं हो, कॉलेज में कोई दिक्कतें ना आए। तो अधिकतर यही रहता है, क्योंकि छात्र संघ में यही अधिकतर रहता है कि कहीं टीचरों की कमियां, स्कूल में सारी व्यवस्थाएं अच्छी। जिस तरीके से मैं डीएवी कॉलेज की बात करूं कि डीएवी कॉलेज देहरादून में बहुत ज्यादा स्थिति कोई खास नहीं है, तो अधिकतर ये रहता है उसकी साफ सफाई, बिल्डिंग की मरम्मत या छात्रों की कोई समस्या वो उठाना, छात्रों के एडमिशन की समस्याएं ये उठाना। तो ये काफी हद तक ज्यादा चर्चाओं में रहता है। लेकिन अब इस बार देखना है क्या रहता है और क्या नहीं। परिणाम तो अब 7 पता लगेगा, लेकिन आज तक जो रहा है एबीवीपी का बोलबाला रहा। अब देखते हैं क्या रहता है इस बार। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आई लव मोहम्मद विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। गिरफ्तारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर प्रकरण में दर्ज एफआईआर की गई है। गिरफ्तारियों के खिलाफ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और सुन्नी संगठन रजा अकादमी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यह पोस्टर महज भक्ति और आस्था की अभिव्यक्ति थे, लेकिन इन्हें जबरन सांप्रदायिक रंग देकर कार्रवाई की गई। याचिका में कहा गया है कि कई स्थान, जिनमें उत्तर प्रदेश के कैसरगंज और बहराइच शामिल हैं, साधारण नागरिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि वे सिर्फ अपने धार्मिक उत्सवों में
पोस्टर बैनर लगाकर और शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर आस्था व्यक्त कर रहे थे। तो देखिए, आई लव मोहम्मद विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद तेजी से बढ़ रहा है और अब कोर्ट भी पहुंच चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।